मुझे तुमसे अभी बहुत बातें करनी है। तुमने मेरा पक्ष लिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, मैंने कहा। वो कांप गई। क्या वे हमें पकड़ सकते हैं? वे एक गाड़ी नहीं पकड़ सकते, मैंने कहा। पर मैं सोच रहा था कि क्या उन्होंने होटल में मेरी गाड़ी का नंबर नोट किया या नहीं, और हम उससे पहले क्या कर सकते हैं जब तक कोई सेवक फ्लैगर्टी को गाड़ी का नंबर बताए। मैं शहर से बहुत दूर नहीं आना चाहता था, और यह भी सोच रहा था कि शहर जाना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि मैं किलियानो के विषय में जानना चाहता था। शहर के पास रहकर ही ठीक या गलत उसके साथ कुछ किया जा सकता था। सुनो प्रिय, मैंने कहा, क्या शहर में कोई ऐसी जगह है जहां हम ठहर सकते हैं और सुरक्षित भी रहें? उसने चारों तरफ देखा और बोली, हमें यहां से चले जाना चाहिए। तुम नहीं जानते कि वे यदि मुझे पकड़ने में सफल हो गए तो बहुत बुरा हाल कर देंगे। चिंता मत करो, मैंने कहा, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन हम भागे हैं, इसलिए पुलिस शहर के सारे रास्तों पर पहरा बिठा सकती है। हम उनके रेडियो सेट का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। तभी हम किसी रात यहां से बाहर जा सकते हैं। नहीं, हमें अभी चले जाना चाहिए। हमें कुछ नहीं होगा, मैंने कहा, लेकिन हमें ठीक तरह से सोचने के लिए 3-4 दिन तो चाहिए। बात करते करते हम एसएम्स और मैरीवेल के कोने पर आ गए। मैंने एसएम्स की एक गली में गाड़ी पार्क कर दी। जल्दी आओ, मैंने अपने सिगार बॉक्स को पकड़ते हुए कहा, जल्दी करो। हम लकड़ी के जीने से चढ़कर उसके बेडरूम में आ गए। उसने बहुत जल्दी अपना सामान एक सूटकेस में डाला। सिर्फ 3-4 मिनट में ही उसने अपनी अलमारी और दराजें खाली कर दी। ठीक है, मैंने सूटकेस लेते हुए कहा, अब तुम मेरे पीछे आओ। जैसे ही मैं सीढ़ियों के अंतिम छोर पर पहुंचा, मैं पीछे को हटा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और आश्चर्य से मुझे देखने लगी। ये क्या है? उसने पूछा। मैंने उसे चुप रहकर सुनने का संकेत किया। रेडियो से पुलिस का आदेश प्रसारित हो रहा था, जिसमें हमारे ऊपर निगरानी रखने का संदेश था। तुम्हें भूरे रंग वाली हत्यारिन कहलाना कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मुझे धीरे से धकेल दिया और सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे की सीढ़ी पर वो रुक गई। एक मोटा सा आदमी सामने के कमरे से निकलकर बाहर आया। वो उसे देखते हुए खड़ा हो गया। हाय तुम! वो उसकी तरफ बढ़ा। इतनी जल्दी नहीं, वे लोग तुम्हें चाहते हैं। मिस वंडरली ने उसे घूर कर देखा और अपनी एड़ी के बल खड़े होकर सीढ़ियों का दरवाजा बंद करने लगी, पर इससे पहले ही वो उनके पास पहुंच गया। वे मुझे भी चाहते हैं, धीरे से सामने आते हुए मैंने कहा। वो पीछे हट गया और उसने मिस वंडरली को आगे आने दिया। मुझे किसी भी बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मिस्टर। उसने मिस वंडरली का बैग नीचे जमीन पर रख दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा फोन कहाँ है? उसने कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने अपना सिर हिलाया। वो कमरे के अंदर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में घुसा। मिस वंडरली दीवार से सटकर खड़ी हो गई। इस समय वो उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी होटल में दीवार से सटी हुई, शायद इसलिए कि इस वक्त उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। वो कमरा बड़ा और खुला हुआ था। खिड़कियों के पर्दे खुले थे। एक बूढ़ी औरत टेलीफोन का रिसीवर उठाए हुए थी। जब उसने मुझे देखा तब तुरंत रिसीवर रख दिया। मैं जरा जर्क खाकर टेबल पर गिर पड़ा। वो एक रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना पल्ला मुंह पर डाल लिया। वो उस तरह से मुंह खोकर बैठी हुई अच्छी लग रही थी। उसे शायद कुछ आराम मिल रहा था। मैंने टेलीफोन उठाया और एक झटके के साथ उसका तार उखाड़ दिया। बाद में टेलीफोन को फर्श पर पटक कर उसके टुकड़े कर दिए। अब तुम किसी से भी किसी विषय में बात नहीं कर सकोगी, मैंने कहा। यह एक अच्छी बात होगी। उसे इस बात से धक्का लगा। उसके ऊपर पसीने की बूंदें झलक आई थी। मैंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और मिस वंडरली को साथ लेकर आगे आ गया। उसे भी इस बात से राहत मिली। हम बहुत तेजी से सीढ़ियां उतरे। मैंने उसका बैग कार में डाला और खुद अंदर बैठ गया। मैंने एसएम्स की गली से अपनी कार इतनी तेजी से निकाली जैसे कोई बिल्ली गर्म स्टोव से उछलकर भागी हो। तुमने किसी जगह के बारे में सोचा मेरी जान? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। सोचो, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली और रोने लगी। मैंने सागर की तरफ देखा। अटलांटिक सागर का नीला पानी तरह तरह के रंग बदलता दिखाई दिया। उससे ऊपर बादलों की छाया पड़ रही थी। पास में दिखने वाले हरे टापू जमीन पर पड़े मरकत मड़ियों की तरह लग रहे थे। दूर क्षितिज पर पेंसिल से खींची गई हल्की रेखा सी दिखाई दे रही थी। उन टापुओं के बारे में कुछ जानती हो? मैंने पूछा। उनमें से किसी एक के बारे में कुछ पता है? उसने अपना सिर हिलाया। उसके आंसू जैसे अकस्मात ओझल हो गए। हाँ, कुड़को खाड़ी। वो इस टापू के बाईं तरफ है, छोटी भी है। मैं वहां एक बार गई थी। वहां एक झोपड़ी के बारे में मैं जानती हूं। बहुत ठीक, मैंने कहा। हमें यदि वो मिल जाए तो हम वहीं जाएंगे। मैं ये नहीं जानता था कि हम कहाँ हैं,
पर हम उसी तरफ जा रहे थे जिधर वो टापू था। हमने डाइडन बीच पार किया। आगे जाकर मुझे एक चबूतरा दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे मन में एक विचार कौंध गया, हम अपनी कार को एक नौका में बदल देंगे। मैंने कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम मेरे साथ हो। यह बात उसने अपने दिल के भीतरी कोने से कही थी। मैंने उसके घुटने को थपथपाया। वो एक मुलायम घुटना था। उसने ऐतराज नहीं किया तो मैंने अपना हाथ वहीं रखे रखा। हम उस बड़े माल उतारने वाले चबूतरे पर आकर रुके और कार से बाहर आ गए। मैंने देख लिया था कि मेरी पिस्तौल ठीक थी और मैंने सिगार के डिब्बे को कसकर पकड़ रखा था। यही एक चीज थी जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। मैंने चारों तरफ देखा। वहां यूरोप की कई मोटर बोट थीं, पर वे उतनी तेज नहीं चल सकती थीं जितनी मुझे जरूरत थी। जल्द ही मुझे पता चल गया कि मेरी जरूरत की चीज कौन सी है। सामने एक पतली 30 फीट चौड़ी महोगनी की लकड़ी, स्पात और तांबे से बनी बोट थी। बहुत तेज दौड़ने वाली लगी। यही है मेरे काम की बोट, मैंने वंडरली से कहा। जब हम बोट की तरफ देख रहे थे तभी एक छोटा मोटा आदमी पास के एक घर से निकला। उसने हमारी तरफ बड़ी सख्त नजरों से देखा, फिर वो बोट की तरफ बढ़ा। मैंने कहा, सुनो। उसने हमारी तरफ देखा और बोट पर चढ़ गया। उसका काला चेहरा धूप से तमतमा रहा था। उसके बाल पीले लग रहे थे। वो एक बुरा आदमी नहीं लग रहा था। आपको क्या चाहिए? वो बोला। मैंने कंधे उचकाए और पीछे को हो गया। मैंने कहा, बोट। मिस्टर कायन, उसने मुझे पहचान कर कहा। वो पूरी सतर्कता बरत रहा था कि उसका शरीर न हिले, लेकिन वो डरा नहीं। हाँ, मैंने कहा। उसने कहा, रेडियो पिछले आधे घंटे से आपके बारे में बोल रहा है। सारा शहर जानता है कि आप भागना चाहते हैं। फिर उसने मिस वंडरली की तरफ देखा और कहा, आप मेरी बोट चाहते हैं? हाँ, मैंने कहा। मुझे बहुत जल्दी है, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मेरी गाड़ी और एक ग्रैंड ले लो। उसकी आंखें खुली रह गई। क्या? मुझे मेरी बोट वापस मिलेगी? जरूर, यदि उन्होंने इसे डुबो न दिया। डुबो देंगे? वे इसे देख भी नहीं सकते। उसकी हिम्मत से मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने पूछा, ये इतनी तेज दौड़ सकती है? ये सबसे तेज चलने वाली बोट है। आपका भाग्य अच्छा था कि आप मेरे पास आए। मुझे भी ऐसा ही लगा था। यद्यपि मैं नहीं चाहता, फिर भी मुझे मंजूर है। मैं खुद भी उस हैरिक को पसंद नहीं करता था। यह तुम्हारी बोट है? मैंने पूछा। जी हाँ, मैं इसका प्रयोग मछली पकड़ने तथा और कामों के लिए करता हूं। जब आप इस मुसीबत से मुक्त हो जाएं, तो मेरे साथ इस पर सैर करना, आपको अच्छा लगेगा। मुझे खुशी होगी यदि ये मुक्ति मुझे वापस मिल जाए। मिस वंडरली 2 सूटकेस के साथ खड़ी थी। ड्यूअल उसे घूर कर देख रहा था। यह उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं। पर हम जल्द ही बोट पर उतर गए। वो कॉकपिट में बैठ गई। तुम केबिन में बैठो, मैंने कहा। यहां ज्यादा सुरक्षा रहेगी। मैं नहीं चाहता था कि बोट को पानी में उतारते हुए कोई भी उसे देख सके। वो केबिन में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। क्या आप मुझे साथ ले चलना चाहते हैं? ड्यूअल ने पूछा। नहीं, उसने कहा। ओके, मुझे आशा है कि मैं दोबारा अपनी बोट पर चढ़ सकूंगा। हो सकता है, मैंने कहा और उसे गाड़ी की चाबी दे दी। तुम्हें बोट से कोई तकलीफ नहीं होगी, ये बहुत अच्छी तरह से चलती है, उसने चाबी लेते हुए कहा। मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक तरह से रखूंगा। श्योर। मैं बोट पर पहुंचा और इंजन स्टार्ट कर दिया। ड्यूअल बोट की लाइन से हट गया। मैं सोचता हूं कि फ्लैगर्टी भी एक शैतान है, उसने कहा। मैंने बोट का स्टीयरिंग घुमाकर उस तरफ कर दिया जिधर से खाड़ी के बाहर जाने का मार्ग था। बोट ठीक तरह से चल रही थी। उसे चलाना आसान था। जल्दी ही मैंने देखा कि हम खाड़ी के बीच आ गए। मैंने पीछे देखा। ड्यूअल हाथ हिला रहा था। मैंने भी उत्तर में हाथ हिला दिया। फिर मैंने इंजन तेज किया। बोट शोर करती हुई पीछे पानी और क्रीम रंग का झाग छोड़ती हुई दौड़ने लगी। कुडको एक छोटा सा टापू था। यह मुख्य पाम खाड़ी से 5 मील की दूरी पर स्थित था। यह चारों तरफ से सफेदी से चमकते पानी और नारियल के पेड़ों से घिरा था। सफेद फूलों से लदे पेड़ हरी पत्तियों के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दूर दूर तक छोटी झाड़ियां थीं। कुछ स्थानों पर जहां वृक्ष जलाए जा रहे थे, वहां घुमावदार धुआं आकाश में उठ रहा था। मैंने अपनी बोट झाड़ियों के अंदर छिपा दी और यह विश्वास कर लिया कि दूर समुद्र से इसे कोई नहीं देख सकता। हम मोटर बोट से उतरे और जगह ढूंढने लगे। मिस वंडरली इस समय शांत और खूबसूरत लग रही थी। टापू पर बेहद गर्मी थी। मैंने सिर्फ गैबर्डीन की पैंट पहनी हुई थी, फिर भी पसीना बहुत आ रहा था। मिस वंडरली ने बताया कि यहां पर 2-4 दर्जन मछुआरे रहते हैं, पर अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ
जब मैंने उस कथित झोपड़ी को देखा। इससे चारों तरफ का खूबसूरत दृश्य और दूरी पर स्थित पैराडाइज पाम ही नहीं दिखता था। पर यह शायद झोपड़ी भी नहीं थी। यह किसी भी भयंकर तूफान के प्रभाव से मुक्त रूप से बना एक घर था। इस तरह के घर बनाने का प्रयोग कुछ समय पहले रेड क्रॉस वालों ने तूफान से बचने के लिए किया था। ऐसे आंधी बचाओ घर एक किले के रूप में बनाए जाते हैं। उनका निर्माण कंक्रीट और इस्पात से होता है। मजबूत चट्टानों और इमारत से बनी दीवारें, दरवाजे, इनकी दीवारें लगभग 1 फीट चौड़ी होती हैं। बीच के पार्टीशन, खिड़कियां दोहरे शीशों और शटर्स से युक्त होती हैं। लकड़ी भी तिहरे रूप में सिर्फ दरवाजे के लिए प्रयोग में लाई जाती है और आपत्ति के समय पानी के लिए छत से बनाई हुई एक पाइपलाइन होती है। यह मकान टापू के एक तरफ था और इसके 1-2 मील चारों तरफ कुछ नहीं था। यह एक सफल प्रयोग था, पर इस समय इसमें कोई नहीं रह रहा था। मिस वंडरली ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर पंजे से ऊपर उठते हुए मकान की प्रशंसा की। चलो अंदर चले, मैंने कहा। पर यह आसान काम नहीं था। अंत में मैंने सामने वाले दरवाजा का ताला तोड़ दिया। स्थान बहुत गंदा था और अवन की तरह गर्म, पर सारी खिड़कियां खोल देने पर साफ हवा अंदर आई और अच्छा लगने लगा। मैंने तो एक बार बोट से ही देखा था। तब किसी ने बताया था कि यहां कोई रहता नहीं है। मुझे नहीं मालूम था यह इतना सुंदर है। वंडरली ने कहा, हम इसे आरामदायक बना सकते हैं। मैंने कहा, यह स्थान सुरक्षित भी है। चलो जरा सब तरफ से देख लें। मुझे एक छोटा सा बंदरगाह दिखाई दिया। इस पर इतने झाड़ उगाए थे कि उसकी असलियत छुप गई थी। इसे बड़ी मुश्किल से पहचाना जा सकता था। यह तो बहुत अच्छा है, मैंने थोड़े से झाड़ साफ करते हुए कहा। हम अपनी बोट यहीं लगा देंगे। आओ अब चलें। जैसे ही मैंने अपनी बोट टापू के इस ओर की, मुझे पता चला कि गांव के लोगों ने पूर्वी किनारे पर डेरा जमाया हुआ है। 3-4 छोटे जहाज समुद्र के किनारे खड़े थे और 1 दर्जन के करीब छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं तथा एक बड़ी झोपड़ी जो स्टोर जैसी लग रही थी। तुम केबिन में ठहरो, मैंने मिस वंडरली से कहा। मैं कुछ प्रबंध करने अंदर जा रहा हूं। जैसे ही मैंने अपनी बोट किनारे लगाई, मैंने देखा कुछ आदमी किनारे पर खड़े थे। उनमें से एक भारी भरकम आदमी मेरे द्वारा फेंकी गई रस्सी को पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, उस व्यक्ति ने मेरी तरफ और बाद में बोट की तरफ देखा। यह टिम की बोट है, उस व्यक्ति ने कहा और अपने हाथ अपनी मैली पैंट पर रगड़ दिए। हाँ, मैंने कहा, और इससे पहले कि वे इसे चुराई हुई समझें, मैंने कहा, यह मैंने मछली पकड़ने के लिए उससे ली है। बहुत अच्छी बोट है, उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने रस्से को तेजी से घुमाया, ये जानते हुए कि उन्होंने मेरे ऊपर से अपनी आंखें अभी हटाई नहीं। उसे मैंने स्टोर के ऊपर फेंका। अभी तक उनमें से किसी ने कोई काम शुरू नहीं किया था। स्टोर कीपर ने अपना नाम मैक बताया और मैंने अपना नाम रैली। उस आदमी की आंखें चिड़िया जैसी चमकदार थी। जब मैंने कुछ खरीदना शुरू किया तो उसने मुझे पसंद किया। मैंने काफी सामान खरीद लिया। डुअल की बोट है। जब वो दीवार के पास पहुंचा तब उसने कहा, हाँ, वो यहाँ के बारे में काफी कुछ जानता है। मैंने कहा, निश्चित रूप से। उसने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, कितनी शांत जगह है। मैंने उस सुनसान बीच की तरफ देखकर कहा, हाँ, मैक ने कहा, यहाँ कोई भी किसी बात की परवाह नहीं करता। हम यहाँ अकेले ही हैं। लेकिन तुम औरों के बारे में सोचते हो? मैंने कहा। वहां पैराडाइज पाम में एक हत्या को लेकर खासी उत्तेजना है। रेडियो बार बार उसके बारे में बोल रहा था। मैंने भी सुना है। मैं समझता हूं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। मैंने सोचा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तुम अकेले हो? उसने बोट की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, शायद आप अपनी पत्नी के साथ आए हों। नहीं, शादी नहीं की। हम कर भी नहीं सकते। पहले वाला आदमी बोट पर चढ़कर आ गया था। उसे काफी पसीना आ रहा था। केबिन में ताला लगा हुआ है। हाँ। मैक और उस आदमी ने एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे लगा वे कुछ गंभीर बात सोच रहे थे। मैंने पहले वाले आदमी को एक पंख दिया। उसने सोचा वो एक करेंसी नोट होगा। वो कुछ उत्तेजित हो गया। हो सकता है हम दोबारा मिलें। मैक ने कहा, टिम का दोस्त मेरा भी दोस्त है। यह अच्छी बात है। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि डुअल अपनी बोट किसी गलत आदमी को नहीं देगा। मैक ने कहा, ठीक ही है। मैंने ये सोचते हुए कि यहां डुअल की काफी इज्जत है कहा और बोट में आ गया। एक निगरानी बोट की आवाज यहां अक्सर आती है। मैक ने अपनी ऊंची आवाज में कहा। ऐसा? मैंने उसकी तरफ ऊपर को देखते हुए कहा। उसने अपनी एक आंख बंद की और कहा, हम उन्हें कुछ बताते नहीं। यह अच्छी बात है।
तुम उस स्त्री को बाहर ले आ सकते हो, केबिन में काफी गर्मी है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा। ओह। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम हमारी मदद कर सकते हो। यहां आने वाले सिपाहियों को हम कुछ नहीं समझते। वो हैरिक हमारे लिए अच्छा नहीं था। वो हमारे व्यापार को नष्ट करना चाहता था। हम उसके प्रति आभारी हैं जिसने उसे हमारे रास्ते से हटा दिया। हाँ, शायद वो लोकप्रिय नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। तुम कभी भी मेरी मदद ले सकते हो, उसने कहा। मैंने अपना हाथ हिला दिया। मैंने आकाश की तरफ देखा। चंद्रमा खुले आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे पनीर का गोल टुकड़ा लटका हुआ हो। लंबे लंबे दूर तक फैले नारियल के पेड़ों की छाया सारे वातावरण को भुतहा बना रही थी। तारकोल से जली झाड़ियों की लाल लपटें पीठ के बल लेटी मिस वंडरली के ऊपर पड़ रही थी और वो उनसे कहीं ज्यादा चमक रही थी। मैं आग के पास आया और एक दो पक्षियों का मांस भूनकर कबाब बनाया। इनमें बहुत अच्छी गंध आ रही थी। हम थक चुके थे, लेकिन इस जहाजनुमा घर को पाकर खुश थे। मुझे यह भी आश्चर्य हो रहा था कि थकान के बावजूद मिस वंडरली सफाई कराने और सामान ठीक कराने में पूरी मदद कर रही थी। हमें बेतहाशा पसीना आ रहा था और हमारे ऊपर काफी धूल चढ़ चुकी थी। हमने 2 कमरों में नारियल की चटाई बिछा दी और बोट में से एक सोने का गद्दा भी एक कमरे में बिछा दिया। हम केबिन में से 2 कुर्सियां भी ले आए। अब सारी जगह एक अच्छा सा घर लग रही थी। बोट के कॉकपिट में मुझे एक स्वचालित राइफल मिली। वहां एक छोटी मोटी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त सामान था। मैं राइफल को घर के अंदर ले आया। मैं ये नहीं जानता था कि कब हम अचानक बोट या घर से अलग कर दिए जाएं। अतः मैंने तरकीब से जरूरी अस्त्र शस्त्रों को बोट और घर में बांट दिया था। बोट में एक पोर्टेबल रेडियो था, उसे भी मैं घर में ले आया। बेहद गर्मी के बावजूद ये दिन काम व्यस्त रहा और ये सब कुछ करने के बाद अब हम खाने के लिए तैयार हुए। मैंने कबाब 2 भागों में बांट दिया, बाकी सामान भी। अब ठीक है, ये कहते हुए मैंने एक प्लेट मिस वंडरली की तरफ बढ़ा दी। खाओ। वो उठकर बैठ गई। उसके बालों में रेत नहीं थी। वो आग की रोशनी और चांदनी में बहुत सुंदर लग रही थी। अभी भी डर रही हो? मैंने गोश्त का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम इतने व्यस्त थे कि इतने समय में हमने किलियानो या और व्यक्तियों के विषय में सोचा ही नहीं। ऐसी आशा नहीं थी। जिस तरह से ये सब कुछ आज सुबह हुआ, मैंने कहा, मैं सोचता हूं इस विषय में तुम कुछ कहना चाहोगी। तुम इस सारे मामले को कैसे लेती हो? वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही। मैं सब कुछ जानना चाहता था, पर मुझे जल्दी नहीं थी। मैं बेवकूफ थी, उसने अकस्मात कहा। मैं यहां सिर्फ इसलिए आ गई कि इसके लिए मुझे नौकरी का वायदा किया गया था। मैं इस बात से तंग आ गई थी कि उन लोगों का मन बहलाऊं जो मेरी जैसी लड़कियों को आसानी से चक्कर में फंसने वाली समझते हैं। नौकरी तो अच्छी थी, लेकिन वो एकदम एक और प्रेमी पैदा करने वाली बन गई। वे चाहते थे कि मैं उनका मन बहलाऊं, पर मेरा विचार ऐसा नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि यहां आना व्यर्थ है। तुम लड़कियां वास्तविकता कब समझोगी? मैंने कहा। स्प्रिट्जा चाहता था कि मैं कसीनो के फूलों और सजावट की देखभाल करूं। इस तरह मुझे यह नौकरी मिली। तुम और फूल एक से दिखते हैं, मैंने कहा। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और बोली, 8 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अच्छा पैसा मिल रहा था। एक दिन अकस्मात स्प्रिट्जा ने मुझे ऑफिस में बुलाया। वहां किलियानो और फ्लैगर्टी भी थे। उन्होंने मुझे घूरा। मुझे उनका आपस में फुसफुसाना अच्छा नहीं लग रहा था। किलियानो ने कहा, यह काम मैं करूंगी और वो तथा फ्लैगर्टी मेरे साथ रहेंगे। उनके जाने के बाद स्प्रिट्जा ने मुझसे बैठने के लिए कहा। उसने मुझे $1000 ऑफर किए और काम था तुम्हारा मनोरंजन करना। तब तक मैं नहीं जानती थी कि वो आदमी तुम हो। उसने कहा, तुम एक महत्वपूर्ण पर्यटक हो। कारण तो उसने नहीं बताया, पर यही कहा कि तुम्हारा मनोरंजन करना है, और यह भी कहा कि यदि मैंने ये काम ठीक तरह से कर लिया तो और पैसा मिलेगा तथा घर जाने का टिकट भी। और तुम क्या सोचती थी? मैं नहीं जानती थी कि क्या सोचना था। पैसा बहुत था और मैं घर वापस लौट जाना चाहती थी, पर कुछ ऐसा था जो स्प्रिट्जा के कहने से लग रहा था कि यह नौकरी नहीं छोड़ी जा सकती। तब मैंने उससे साफ साफ पूछा कि मुझे क्या करना होगा। उसने कहा, मेरा काम तुम्हें घुमाना, तुम्हारा मनोरंजन करना होगा और इधर उधर घुमाकर फिर होटल में वापस आना होगा। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए भी कहा। मुख्य बात यह थी कि मुझे रात भर तुम्हारे साथ रहना था, वो भी होटल के कमरे में। पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया।
उसे थोड़ी सी कपकपी आई और वो चांदनी रात में खाड़ी की तरफ देखने लगी। वो बोली, उसने मुझे समझाने की कोशिश की, पर जितना वो मुझे समझाता था उतना ही मुझे लगता था कि कुछ बहुत गलत होने जा रहा है। तब वो उठा और मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। उसने बोलना बंद कर दिया और नीचे देखने लगी, फिर अपने आप ही आगे की बात शुरू कर दी। वो मुझे समुद्र के किनारे एक घर में लाया। घर में घुसते ही मुझे मालूम हो गया कि ये कौन सी जगह थी। वहां एक बूढ़ी औरत तथा कुछ लड़कियां थीं। सारा माहौल दुर्गंध से भरा था। मैंने उसे एक सिगरेट दी और कुछ मिनटों की चुप्पी में हम सिगरेट पीते रहे। उसने कहा होगा कि यदि तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हें उस घर में रख दिया जाएगा, यही ना? उसने स्वीकृति दी। मैं इतना डर गई थी कि वहां से बाहर आने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो गई। यही ठीक था, मैंने कहा कि मैं ये काम करूंगी। तब वो मुझे वापस ले आया और उसने कहा कि वे मेरे तमाम कामों पर निगरानी रखेंगे। वो और फ्लैगर्टी हमेशा बिना खुद को व्यक्त किए हमेशा हमारे साथ रहेंगे और यदि मैंने तुम्हें चिताया तो वे तुम्हें मार देंगे और मुझे उसी जगह भेज देंगे। बहुत खूब, मैंने कहा। अच्छा, मेरे बेहोश हो जाने के बाद फिर क्या हुआ? मैं जानती थी कि ब्रांडी में बेहोशी की गोलियां मिली हुई हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ब्रांडी नहीं पीनी, अतः मैंने नहीं पी। तुम्हारे बेहोश होने के बाद वे अंदर आए। स्प्रेट्जा और फ्लैगर्टी ने तुम्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ बिस्तर पर सुबह होने तक लेटी रहूं। मैं इतनी डरी थी कि उनके कहने के अनुसार करती रही। मैं जानती थी कि कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। मैंने देख लिया कि वे ड्राइंग रूम में चले गए। मैं नहीं जानती थी कि वे वहां क्या कर रहे थे। मैं सारी रात जागती रही। जब सुबह हुई तो मैं उठकर ड्राइंग रूम में चली गई और उसके बाद क्या हुआ तुम जानते ही हो। मैं उसके और पास सरक आया। लेकिन अंत में जो कुछ तुमने कहा, क्यों कहा? तुमने ये खतरा क्यों मोल लिया? उसने दूर देखते हुए कहा, मैं किसी को फंसाना नहीं चाहती थी, खास तौर पर खून के मामले में। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, याद है ना? हाँ, याद है। पर तुम मुसीबत में थी। मैं तुम्हें कतई दोष नहीं देता यदि तुम उनकी मनमानी बात कहती। नहीं, मैं नहीं कह सकती थी। मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा हो सकता हूं। उसने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और मेरा सिर अपनी तरफ झुकाया। मैं तुम्हारी हो चुकी हूं, उसने कहा। उसके होठ मेरे गले का स्पर्श करने लगे। मुझे कोई चिंता नहीं, मैं उन लोगों को तुम्हें तंग करने का अवसर नहीं दूंगी। हम थोड़ी देर आपस में भावुक बने रहे। उसे प्यार करना कठिन नहीं था। अब मैं सोचता हूं कि क्या करूं, तुम्हें कैसे रखूं। करो, जो ठीक समझो वही करो। वो ये सुनकर डर गई थी। क्या मैं तुम्हें यहां छोड़ सकता हूं? क्या तुम खुद अपनी देखभाल कर सकती हो? उसने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए। तुम क्या करना चाहते हो? जरा दिमाग से सोचो। मुझे कई काम करने हैं, किलियानो को भी देखना है। तुम तो उसे जानती हो, वो कैसा है, और वो छोटा सा भद्दा आदमी, मुसोलिनी जैसा। लेकिन तुम पैराडाइज पाम तो वापस नहीं जा रहे? श्योर, मैं वहां वापस जा रहा हूं। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया था। ओह, तुम पागल हो। इतने आदमियों के खिलाफ तुम क्या कर सकते हो? वो चिल्लाई। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे ऊपर हत्या का मामला लटक रहा है और हम तब तक चैन से नहीं रह सकते जब तक कि हैरिक के वास्तविक कातिल का पता न चल जाए, और यह काम मुझे ही करना होगा। पर तुम अकेले वापस नहीं जा सकते, उसने दृढ़ता से कहा। मैं अकेले ही जाऊंगा और अभी जाऊंगा, मैंने उसको कहा। बस मैं ये निश्चित करना चाहता हूं कि मेरे आने तक तुम यहां ठीक रहोगी। मैं ठीक नहीं रह सकती, उसने तुरंत तेजी से कहा। ओह, अच्छा सुनो, मैं कल रात वापस आ जाऊंगा। मैं बोट ले जा रहा हूं। तुम्हारे पास हथियार भी है, पूरा खाना भी। तुम अपने कान और आंखें खुली रखना, सब ठीक रहेगा। यदि कोई आता है तो अंदर से ताला लगा लेना। वे तुम तक नहीं पहुंच सकते। जरा सा दिमाग लगाना, वे तुम तक नहीं आ सकेंगे। वैसे कोई आएगा नहीं। अगर तुम कल नहीं आए तो भी तुम ठीक रहोगी। मैं 17 ग्रैंड छोड़े जा रहा हूं। यदि ऐसा हुआ और मैं नहीं आया तो तुम मैक्स से मिलना। वो तुम्हें किसी तरह भी न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। मैं उससे ये बात कर लूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं यहां अकेली ही ठीक हूं। ये बात हुई ना? लेकिन तुम मुझे छोड़ना मत, उसने अपना चेहरा मेरे सामने करते हुए कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मुझे भाग्य से मिले हो यहां। हमने फिर बात की। उसकी समझ में आ गया और उसने मुझे रोकना छोड़ दिया। वो सहमी हुई और अफसोस की मुद्रा में बैठ गई। अच्छा, उसने कहा। हैरिक कुछ महत्वपूर्ण बातें जानता था, इतनी महत्वपूर्ण राज की बातें कि उनके खुलने के डर से
उन्होंने उसे मार डाला। क्या तुम किसी रहस्य का अनुमान कर सकती हो? उसने अपना सिर हिला दिया। मैं उसे नहीं जानती थी। वो कसीनो में आया करता था, पर मैं कभी उससे बोली भी नहीं। क्या उसके साथ कोई लड़की भी होती थी? हाँ, वो एक गायिका है। उसका कमरा लॉसिंग एवेन्यू में है। जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे ही एक बड़ा काले मार्बल का कमरा है बाईं तरफ। उसे जानती हो? नहीं, पर और लड़कियां उसके बारे में बातें करती रहती थी। वो बड़ी सख्त है, मेरी तरह नहीं है। उसका नाम लॉयस स्पैंस। ओके, हो सकता है वो कुछ जानती हो। तुम सतर्क रहना। उसने अपने हाथ मेरे घुटनों पर टिका दिए। चिंता मत करो, मैंने कहा। और किलियानो और उसके बारे में कुछ जानती हो? सिर्फ इतना कि वो शहर का मुख्य प्रशासक है और कसीनो का मालिक भी वही है। क्या तुमने कभी ये सोचा कि हैरी कसीनो के चक्कर क्यों लगाता था? वो जुआरी तो था नहीं? नहीं। अच्छा, हो सकता है मिस स्पेंस कुछ बातों का जवाब दे सके। मैं कपड़े बदलता हूं हनी। मैं घर के अंदर गया। मैंने गहरे नीले रंग का सूट पहना, कमीज भी नीले रंग की थी। मैंने लाल टाई लगाई। फिर मैं सिटिंग रूम में आया। वो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वो काफी डर रही थी, पर बहादुर रहने की कोशिश भी कर रही थी। मैंने उसको सिगार का बक्सा दे दिया। इसको संभाल कर रखना मेरी जान, मैंने कहा। इस वक्त यही है बस मेरे पास, और मैंने ये मेहनत से कमाया है। मत जाओ, उसने कहा। मैंने उसे थपथपाया। तुम्हें कुछ हो गया तो? वो कांपते स्वर में बोली। नहीं, कुछ नहीं होगा। आओ, बोट पर चलो। गर्मी अभी भी बहुत थी और सामने झाड़ियां जल रही थी। सुगंध बहुत मनभावन थी। वो चांदनी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस कल की रात कोई सोने की दवा नहीं, मैंने कहा। उसने अपना हाथ हिला दिया। पैराडाइज पाम दिन के मुकाबले रात को ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने काफी दूर से कसीनो की लाइट देखी। नाव को घाट की तरफ करते हुए मुझे लगा कि कोई आश्चर्य नहीं यदि वहां घाट पर बंदूकों से लदी एक स्वागत कमेटी मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। अभी सिर्फ 7:30 बजे थे और घाट बिल्कुल निर्जन लग रहा था। मैंने इंजन बंद किया और थॉमसन को करीने से फिट किया और घाट के प्रवाह में नाव डाल दी। जब मैं घाट से लगभग 20 गज की दूरी पर था, एक छोटा और मोटा आदमी छाया से बाहर आता दिखाई दिया। मैंने पहचान लिया, यह टिम डुअल था। उसने मेरे द्वारा फेंका गया रस्सा पकड़ लिया। हेलो, उसने कहा। मैंने ऊपर को देखा और हेलो कहकर घाट पर उतर गया। वे लोग कुछ घंटे पहले यहां आए थे, पर मैं उनके सामने नहीं आया। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं बाहर ट्रिप पर गया हूं। उन्होंने बोट के बारे में पूछा। उन्हें तुम्हारी गाड़ी भी नहीं मिली, तो वे शोर मचाते हुए चले गए। वे काफी आदमी थे। मैंने धन्यवाद दिया। अब आगे का क्या प्रोग्राम है? उसने पूछा। मुझे शहर में कुछ काम है। स्थिति कैसी है? उसने सीटी बजाते हुए कहा। ठीक है, वे तो तुम्हें एक खूबसूरत आदमी के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। मैं मुस्कुराया। अच्छा, मैं जाता हूं। मैंने अनुमान लगा लिया था कि तुम्हारे जैसे आदमी को रोकने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैं साथ चलूं? तुम क्यों अपने आप को फंसाना चाहते हो इस बात में? हो सकता है मुझे ये शहर ही पसंद ना हो सकता है मुझे किलियानो ना पसंद हो। उसने बालों में हाथ डालते हुए कहा। मैं अकेला जाऊंगा। ओके, मेरे लिए कोई काम? मुझे एक कार चाहिए। क्या तुम कार का इंतजाम कर सकते हो? श्योर, तो ले आओ। इंतजार करते करते मैंने सिगरेट पी। दूर से कसीनो में से नृत्य की आवाजें आ रही थी। डुअल थोड़ी ही देर में वापस आ गया। वो चारों तरफ से चोट खाई हुई एक मरकरी गाड़ी ले आया, पर उसके इंजन की आवाज ठीक थी। मैं गाड़ी में बैठ गया। पूछा, क्या कुछ देना पड़ेगा अभी? मुझे बोट मिल गई, तुम्हारी गाड़ी और एक ग्रैंड, और क्या चाहिए सिवाय इसके कि मैं भी चलना चाहता हूं। अभी नहीं। उसने अपना सिर हिलाया। मैंने उसकी निराशा को भांप लिया। फिर पूछा, क्या यहां किसी अखबार वाले को जानते हो? हाँ हाँ, मॉर्निंग स्टार का एक जेड डेविस है। हम कभी कभी साथ साथ मछलियां पकड़ने जाते हैं। मुझे कुछ किलियानो के बारे में जानना है। किलियानो जैसे आदमी के कई रहस्य उसके पास हो सकते हैं। उसका चेहरा चमका। मैं सारी बातों का पता लगा लूंगा। और यहाँ पानी के सामने बने घरों में एक चकला जैसा घर है। मैं जानना चाहता हूं कि उसे कौन चलाता है। कसीनो के मालिक स्प्रेड्जा का वहां आना जाना है। उससे जुड़ी बातों की जानकारी भी जरूरी है। हाँ, मैं उस धूर्त को जानता हूं। ओके, मैं सारी खबर ले लूंगा। मुझे अपना फोन नंबर दे दो। उसने फोन नंबर दे दिया। मैंने कहा, मुझ पर कोई मुसीबत आ सकती है। हो सकता है मैं वापस ना आ सकूं। यदि ऐसा हुआ तो एक काम करोगे? तुम ये बताओ कि वो कहाँ है। कुटको में है, मैंने कहा। वो ठीक है? वहां मैक है? हाँ, मैक अच्छा आदमी है। हम सभी अच्छे हैं, चिंता मत करो। मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। मैं उस लड़की को पसंद करता हूं। उसे कुछ हो गया तो? नहीं, मैं उसे देख लूंगा।
मैंने उसे धन्यवाद दिया और गाड़ी चला दी। लॉसिंग एवेन्यू पैराडाइज पाम की अच्छी जगहों में से एक थी। मुझे बिना किसी कठिनाई के काले मार्बल वाला कमरा मिल गया। यहां पहुंचने के लिए एक अर्धवृत्ताकार रास्ते से गुजरना पड़ता था। इस जगह बेहद रोशनी थी, जैसे बिना मौके के क्रिसमस का वृक्ष सजाया हुआ हो। मैं गली के अंतिम छोर तक पहुंचा। एक गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पार करती हुई गुजरी और रुक गई। उसमें से लड़खड़ाती हुई 3 प्रौढ़ा औरतें उतरी। उन्होंने छोटे कोट पहने हुए थे और लंबी लंबी आईब्रो बनाई हुई थी। सब सिगरेट पी रही थी। अपनी मरकरी कार में मुझे वहां आते हुए ऐसा लग रहा था जैसे एक गरीब आदमी अपने किसी अमीर रिश्तेदार से मिलने आया हो। मैंने गाड़ी पार्क की और अंदर ले आया। गली छोटी नहीं थी, बर्फ पर स्केटिंग रिंग जैसी लग रही थी। सामने एक स्वागत कक्ष था, एक पूछताछ की जगह, साथ में एक फूलों की दुकान, एक सिगरेट का काउंटर, कारपेट बिछा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा। तीनों महिलाएं लिफ्ट में जा चुकी थी। जाते जाते उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने सामने खड़े एक चपरासी नुमा आदमी को देखा। उसका चेहरा बड़ा उदास लग रहा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी में कोई खुशी न देखी हो। हाय डैड, मैंने कहा। उसने मुझे देखा और कहा, यस सर। मिस लॉयस स्पेंस यहीं रहती हैं? जी हाँ, कमरा नंबर 466। आप दाईं तरफ की लिफ्ट से जाएं। क्या वो हैं? जी हाँ। गुड, कहकर मैंने एक सिगरेट जलाई। उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा, पर यह नहीं पूछा कि मैं ऊपर क्यों जाना चाहता हूं। तुम क्या कमा लेते हो यहां? मैंने पूछा। थोड़ा बहुत सर, उसने कहा। काफी मुश्किल होता होगा। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है? स्टाफ के लिए क्रेप के कपड़े और ग्राहकों के लिए सिल्क के। कुछ पैसा ट्रिप में मिल जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत छोटे दिल के हैं। वे किसी गरीब को यहाँ से हवा भी नहीं लेने देते। मैंने 5 स्पॉट का नोट निकालकर सतर्कता से मोड़ा। उसने उसे देख लिया। मिस स्पेंस से मुझे कुछ काम है। तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? उसने असुविधा से इधर उधर देखा। आप नोट ऐसे मत दिखाइए, कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी का सवाल है। मैंने नोट को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया, पर उसका एक कोना बाहर रहने दिया। क्या तुम बात कर सकते हो? जी हाँ, मैं उन्हें जानता हूं। वे यहाँ 3 साल से हैं। आप भी थोड़ी देर बाद उन्हें जान जाएंगे, उसने नफरत भरे अंदाज में कहा। वो कैसी है? हो सकता है वे ऐसी न हो जैसी हम समझते हैं। वो क्या करती है? मैंने पूछा। यहाँ का लिफ्टमैन टॉम कहता है कि वो बड़े टॉप की तरह हैं। मैं तो ये बात नहीं समझता, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो काफी ताकतवर है। हो सकता है। मैंने कई लोगों को वहां से निराश होकर आते देखा है। हैरिक के साथ उसका रिश्ता था? उसने बड़ी नजदीक नजरों से मुझे देखा। मैं नहीं जानता कि उनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए या नहीं। आज कुछ लोग नीली वर्दी में यहां घूम रहे थे। मैंने उसे नोट का सिरा दिखाया। कोशिश करो, कुछ जानते हो तो बताओ। वो एक दूसरी तरह का आदमी था। वो और बोस्की। बोस्की? हाँ, वो अभी भी ऊपर है। वो हैरिक के साथ घूमती थी? वे साथ साथ घूमते थे। हैरिक के पास काफी पैसा था साहब, पर मुझे नहीं मालूम। घूमने से आपका क्या मतलब है? बोस्की कैसा आदमी है? आप जानते हैं ये औरतें कैसी होती हैं। ये बहुत सारे ग्राहकों के साथ एक पक्का ग्राहक रखती हैं। मैं समझता हूं बोस्की उसका पक्का ग्राहक है। हैरिक नहीं, वो इससे अलग था। वो यहां रात में कभी नहीं ठहरा। मुझे लगता है उसके संबंध दूसरे थे। हो सकता है व्यापारिक संबंध हो। अच्छा, पर उसने हैरिक से बोस्की के विषय में कभी नहीं छुपाया। जब हैरिक आता था तब भी बोस्की यहीं होता था। ये बोस्की कौन है? इसका नाम जॉन गोमेज है। ये एक खिलाड़ी है। खेलने के अलावा क्या करता है? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें घूमी। मैंने फिर पूछा, क्या कोई सिपाही कभी आया है यहां? उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। और कुछ नहीं? क्या कभी किलियानो को तुमने यहां देखा? नहीं, कभी नहीं। ठीक है। और उसे 5 स्पॉट दे दिए। उसने उसे देखा जैसे एक छिपकली किसी पतंगे को देखती है। मैं वहां से घूमा ही था कि उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, वे आ रहे हैं। मैंने अपने कंधे उचकाकर उन्हें देखा। मिस स्पेंस का व्यक्तित्व आकर्षक था। उसने ब्राउन और सफेद रंग की कमीज पहनी हुई थी। गले में गुलाबी रंग का स्कार्फ था। उसका कद लंबा छरहरा था। उसके लंबे बाल नकली लग रहे थे। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे निमंत्रित करती हुई हो। पर जैसे ही वो सामने आई, मैंने अनुभव किया कि उसकी आंखों में जैसे किसी अपराध का भाव भी झलक रहा था। मैंने सोचा, उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना काम का हो सकता है, पर मेरे साथ 2 ताकतवर व्यक्ति भी होने चाहिए जो किसी मुसीबत में मेरी मदद कर सके। बोस्की एक सख्त लंबा व्यक्ति था। जंगली बिल्ली की तरह खतरनाक उसकी आंखों में एक चालाकी थी।
जिससे उसे मारने को मन करता हो। मिस स्पेंस ने हॉल के दरबान को चाबियां दी और फिर लॉबी से उतरने लगी। गोमेज उसके पीछे पीछे चला। उसके चलते हुए स्पेंस का पुष्ट भाग बहुत उचक रहा था। लॉबी में खड़े हुए कई आदमियों ने जाते हुए उसे देखा। आधा रास्ता पार करने पर उसने गोमेज से एक सिगरेट मांगी। वो इसकी सिगरेट सुलगा ही रहा था कि लाउडस्पीकर की आवाज ने सारे वातावरण की शांति भंग कर दी। पैराडाइज पाम पुलिस विभाग। पहले स्पीकर पर धीमे से आवाज आई, फिर अकस्मात आवाज तेज हो गई। हैरिक का खूनी चेस्टर कायन जहां भी मिले उसे पुलिस के हवाले कर दो। उसका विवरण इस प्रकार है: 6 फीट लंबा, उम्र लगभग 35 साल, बाल काले, ग्रे सूट पहने हुए। हो सकता है वो शहर से भागना चाहता हो। उसे पकड़ने का कोई भी अवसर मत गवाइए। जिस किसी को भी ऐसा व्यक्ति मिले वो पुलिस विभाग को खबर कर दे। वो काफी खतरनाक आदमी है। उसे पकड़ने के लिए बिना किसी शस्त्र के मत जाइए। ओवर। मिस स्पेंस ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और पैरों से कुचल दिया। अभी तक वो बदमाश नहीं पकड़ा गया। वो काफी गुस्से में थी। जाई अलाई शहर का सबसे तेज खेला जाने वाला और बहुत कठिन खेल है। ये एक बास्केट से खेला जाता है जो खिलाड़ियों की दाईं बाजू में बांधी जाती है। बास्केट की चौड़ाई 3 फीट और गहराई 5 फीट होती है। एक खिलाड़ी 3 या 4 बास्केट पहन सकता है। इसमें खेली जाने वाली एक कॉर्क की बॉल होती है जो बास्केटबॉल से छोटी होती है। बॉल इतनी तेज स्पीड से खेली जाती है कि ये कभी कभी आदमी के हाथ या पैर भी तोड़ देती है। खेल का मैदान भी विशेष होता है। इसकी हरी ऊंची ऊंची दीवारों पर जाली लगी होती है। कच्चे फर्श में एक लाल लाइन लगी होती है जो ऑडिटोरियम के फर्श से मिलती है। इस पर पहुंचने वाली बॉल फाउल मानी जाती है। अब मैं उसके साथ ही सामने की रो में बैठा था और देख रहा था कि 4 जवान लड़के बहुत तेजी के साथ खेल रहे थे। वे अदृश्य गेंद को उछाल रहे थे और देखने वालों को बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन मैंने खेल से ध्यान हटाकर स्पेंसा की तरफ किया। मैं उसके बहुत पास बैठा था और उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था। उसके शरीर की गंध मेरे पर एक खास असर डाल रही थी। मैंने सोचा कि यह क्या अनुभव करेगी यदि मैं एकदम उसका आलिंगन कर लूं। चारों लड़के अपना खेल समाप्त कर चुके थे और कोर्ट से बाहर आ गए थे। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। यदि मैं उनकी जगह होता तो शायद इतना खेलने के बाद एक स्ट्रेचर की जरूरत पड़ती। मध्यांतर में मिस स्पेंसा ने हॉल के चारों तरफ देखा, जैसे कि वो ये इसलिए कर रही हो कि ऑडिटोरियम के लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान गाएं। उसने अपनी दाईं तरफ देखा और फिर बाईं तरफ, क्योंकि मैं उसके बाईं तरफ बैठा था, इसलिए उसने मुझे देखा। मैंने उसकी तरफ एक अफसोसजनक दृष्टि से देखा और ये आशा की कि वो मेरे चेहरे के हाव भाव को समझने लगे। इस तरह और कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन उसका ध्यान मेरी तरफ जरूर हो गया। मैं बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ा और उसे कुछ कहा। उसने सुना या नहीं, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने मेरे चेहरे को पढ़ते हुए मेरी तरफ देखा। वो हल्के से मुस्कुराई। मेरा नाम रैली है, मैंने कहा। मैं एक गंभीर खिलाड़ी हूं और लड़कियों को बहुत पसंद करता हूं। तुम किसी की मदद मांगने को तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं सारा काम बहुत तेजी से करता हूं। उसने मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आंखें कुछ मुलायम हो गई। मैं तुम्हें बिना किसी मदद के ही संभाल लूंगी, उसने मेरी तरफ गहराई से देखते हुए कहा। मैं ऐसे आदमियों को पसंद नहीं करती। मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, शायद ये मेरी गलती है। जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं उसकी गहराई तक भी सोच लेता हूं। मैंने सोचा कि प्ले बॉय इसकी पसंद की चीज होगी। चलो इसको छोड़ो। उसने इस पर मुझे घूर कर देखा और अपनी दृष्टि नीचे कोर्ट में जमा दी। इसी समय 4 आदमी अंदर आए। उनमें से एक गोमेज था। वह स्थानीय चैंपियन था। दर्शकों तथा अन्य खिलाड़ियों ने उसका खुश होकर स्वागत किया। मैंने इस तरह का आदमी नहीं देखा था जिसे लोग इस तरह पसंद करते हैं। उसने हमारी तरफ देखा और मिस स्पेंस पर एक विशेष दृष्टि डाली। मिस स्पेंस ने इसकी उपेक्षा कर दी, इसलिए मैंने उसकी तरफ से हाथ हिलाया। गोमेज ने शायद इस बात को बहुत पसंद नहीं किया। मिस स्पेंस कुछ बोलने को हुई, लेकिन कुछ कहा नहीं। चारों आदमी अब कोर्ट में आ चुके थे। प्लांट बनाया जा चुका था और वहां खेल शुरू करने की तैयारी कर दी थी। क्या इन लड़कों को खेलने का पैसा दिया जाता है? मैंने धीरे से पूछा, पर वो चुप रही। आप क्या सोचती हो कि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता? मैंने अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कहा। उन चारों लड़कों ने खेल शुरू किया। खेल बहुत तेजी से चला और स्कोर बोर्ड बहुत तेजी से घूमता रहा। मैं मिस स्पेंस को देख रहा था।
वो तल्लीन होकर खेल देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसे हाव भाव आ जा रहे थे जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। मुझे दरबान की बात याद आ गई जो उसने मिस स्पेंस के लिए कही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मिस स्पेंस के हैट के बारे में उसने जो कुछ भी कहा वो कहां तक सच था। मैंने सोचा मैं उससे फिर पूछूंगा। मैंने मिस स्पेंस की तरफ देखा और कहा, क्या ही अच्छा हो कि हम लोग बाहर घूमने चले। मैं तुम्हें चांद दिखाऊंगा और तुम चांद नहीं पसंद करती हो तो कुछ और। मैं ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती। और वो दूर देखने लगी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने उसकी पीठ को अपने हाथों में ले लिया और उसने एक गहरी सांस ली। तुम कठोर लड़कों को ज्यादा पसंद करती हो, मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके नथुने फूल गए और आंखें मास्क के खोल सी फैल गईं। वो यकायक खड़ी हो गई। चलो मुझे चंद्रमा दिखाओ, उसने सख्त आवाज में कहा और भीड़ में से रास्ता बनाती हुई बाहर की तरफ चलने लगी। मैं उसके साथ बाहर आया। उस समय दर्शक तालियां बजा रहे थे। मैंने अनुमान लगाया कि गोमेज जीत गया होगा और सोचा। मैंने मिस स्पेंस को ठीक समय पर उठाया। दरबान ने मिस स्पेंस को आते हुए देखकर कार वाले को इशारा किया। जब तक हम चक्कर वाले दरवाजे तक पहुंचे, कार वहां आ चुकी थी। मिस स्पेंस ड्राइवर की सीट छोड़कर बैठ गई। मैंने कार चलानी शुरू की और हम वहां से बिना कोई ज्यादा शोर किए शांति से बाहर आ गए। काफी तेज गाड़ी चलाकर मैं लॉसिंग एवेन्यू तक आया। रास्ते में मिस स्पेंस नहीं बोली। वो सीधी तनी हुई सिर्फ सड़क पर देखती बैठी रही। बड़े दरवाजे के बाहर ही गाड़ी रोक दी गई। हम गाड़ी से उतरे। लॉबी से होकर बड़े हॉल के दरवाजे तक पहुंचे तो दरबान ने बड़े आश्चर्य से मुझे देखा, जैसे वो कोई कल्पित चीज देख रहा हो। लिफ्ट से हम चौथे फ्लोर पर आए और बरामदे से होकर कमरा नंबर 466 तक आते आते हम आपस में नहीं बोले। सारा माहौल एक तनाव से भरा हुआ था। उसने दरवाजा खोला और हम एक सजे हुए बड़े कमरे में दाखिल हुए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अपना हैट एक कुर्सी पर रखा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी दृष्टि से मुझे देखा। उसके चेहरे पर अभी भी तिरस्कार का भाव था, पर उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक जरूर उभर आई थी। इधर आओ, उसने धीरे से कहा। मैंने कमरा पार किया और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। और पास से पकड़ो दुष्ट, उसने कहा। मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसके बाल मेरे चेहरे पर खुरदरी चोट कर रहे थे। मैंने उसे कसा और बिल्कुल अपने से सटा लिया। थोड़ी देर उसका चेहरा सख्त बना रहा, फिर उसने मुलायम होकर अपने होठ खोल दिए। वो थोड़ा सा कांप रही थी। मजबूत आदमी, उसने धीरे से कहा। उसकी सांसें मेरे मुंह तक पहुंच रही थी। हैरिक से तुम्हारे क्या संबंध थे, मैंने पूछा। उसका शरीर मेरी बाहों के बीच ही जैसे अकड़ गया। उसकी सांसें सख्त हो गई। उसने अपना सर पीछे को किया और चौड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। तुम कौन हो, उसने मुलायम किंतु उदास स्वर में पूछा। चेस्टर कायन, मैंने कहा। यह सुनते ही जैसे उसके चेहरे के कई टुकड़े हो गए। उसने अपनी खाली खाली नजरों से मुझे देखते हुए पीछे की ओर धकेल दिया। मैंने उसे रोका नहीं। कौन, उसने फिर पूछा। चेस्टर कायन। वो धीरे से अपने आप में संभली, कमरे के चारों तरफ देखा और उसकी नजरें फोन की तरफ देखकर मेरी तरफ देखने लगी। बैठ जाओ, मैंने कहा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, उसने डरी और सहमी आवाज में कहा। वो टेलीफोन की तरफ बढ़ी। पहले मैंने उसे उस तरफ जाने दिया, पर जैसे ही वो टेलीफोन उठाने लगी मैं पहुंच गया। उसने मुझे धक्का दिया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। वो आशा से ज्यादा सख्त और ताकतवर औरत थी। उसने अपने दूसरे हाथ से मुझे धकेलना चाहा। मैंने उसका हाथ सिर पर नहीं लगने दिया। वो चुपचाप मेरा मुकाबला करती रही। उसने शोर नहीं किया। जब वो किसी तरह नहीं रुकी, मैंने उसे दूर तक धक्का दिया और अपनी पिस्तौल उस पर तान दी। अब बस करो या तो मैंने कहा। पिस्तौल देखकर वो शांत हो गई। एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए मैंने उसे बहन संबोधित किया। उसने ध्यान से देखा और दीवान पर बैठ गई। मैंने उसकी कमीज फाड़ डाली थी। उसमें से झांकता हुआ उसका कंधा बेहद खूबसूरत लग रहा था। तुम सोचती हो मैंने हैरिक का खून किया, मैंने कहा, पर यह बात सच नहीं है। वो सिर्फ मेरी तरफ देखती रही, कुछ नहीं बोली। किलियानों के गिरोह ने उसे मारा है और वे मुझे फंसाना चाहते हैं। उसे तुमने मारा है, उसने कई और नाम लिए। वो उसी तरह दीवान पर बैठी रही। जरा अपने दिमाग से काम लो। मैं इस शहर में 2-3 दिन पहले ही आया हूं। मैं कसीनो में मिलने से पहले हैरिक को जानता भी नहीं था। हैरिक ने मुझसे
इस शहर से चले जाने के लिए भी कहा था। यह किलियानो का षड्यंत्र है कि हैरिक को मार दिया गया और मुझे फंसाने की कोशिश की गई। तुम इस जरा सी बात को नहीं समझ सकती। मैं क्यों हैरिक को मारूंगा? जरा सोचो, तुम किलियानो हो और हैरिक तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है, तो क्या कोई और हैरिक को मारेगा? ऐसे में शहर में हैरिक की उपस्थिति क्या घातक नहीं होगी? उसने संदेह में सिर हिलाया। किलियानो हैरिक को रास्ते से हटाना चाहता था, यह सच है, लेकिन उसने उसे मार दिया, यह मैं विश्वास नहीं करती। तब मैंने उसे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह स्प्रेड्जा ने मुझे बुलाया और कैसे वंडरली को मेरी सेवा के लिए नियुक्त किया और किस तरह फ्लैगर्टी हम लोगों की निगरानी करता रहा। वो पहले आश्चर्य से मुझे देखती रही। ठीक है, मैंने विश्वास किया, तुमने हैरिक को नहीं मारा है। हाँ, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं मुसीबत में हूं और तुम मेरी मदद कर सकती हो। क्यों? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? कल्पना करो कि तुम मुझसे ये पूछ रही हो, मेरा और हैरिक का क्या संबंध है। वो एकदम से उठी और कॉकटेल कैबिनेट की तरफ बढ़ी और कहा, तुम बहुत दुष्ट हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने उसे अपनी जांग पर बिठा लिया और कहा, हम अच्छे दोस्त बन जाएं। तुम हैरिक को पसंद करती थी ना? वो मुझसे दूर छिटक गई और खड़ी हो गई। उसने कहा, अब उसकी चर्चा मत करो, मैं विश्वासघाती नहीं हूं। मैंने थोड़ी सी विस्की पी और एक सिगरेट जलाई। हाँ, मैं तुमसे उसकी चर्चा नहीं करूंगा, कोशिश करना। उसने कहा, मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैंने कहा, मैं इस बारे में गोमेज से बात करूंगा। वो ये जानने के लिए उत्सुक होगा कि तुम मुझे यहां क्यों लाई हो। यह सुनकर वो कांप गई। तुम नालायक! यह कहकर उसने हल्के से एक चाटा मार दिया। आओ, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाएं। मैं कसीनो में हैरिक की मेज पर काम करती थी। वो हमेशा मेरे द्वारा जीता गया पैसा खुद ले लेता था और मुझे दूसरे नोट दे देता था। वो ऐसा क्यों करता था मालूम है? मैंने पूछा। वो जवाब में कुछ कहने ही जा रही थी कि दरवाजे पर खटखट हुई। वो खुला और गोमेज अंदर आ गया। रात की चुप्पी को पुलिस गाड़ी के सायरन ने भंग कर दिया। दरवाजा खटाक से बंद हुआ, जैसे किसी का पैर कंक्रीट में जम गया हो। मैं स्पेंस के कमरे की सामने वाली दीवार के पास परछाई में खड़ा हो गया। हालांकि यह बहुत अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन क्या किया जा सकता था। यहां से बाहर जाने का रास्ता बहुत तंग था और दूसरे सिरे पर जहां वो निकलता था वहां एक लैंप जल रहा था। मैंने दाएं हाथ में अपनी पिस्तौल संभाली और चारों तरफ देखा। मैं उस छाया में से होते होते गली के अंत तक आ गया। 2-4 फीट पर आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। तारे झिलमिला रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर रास्ते की तरफ देखा। एक सिपाही दीवार के कोने पर निगरानी कर रहा था, यद्यपि वो मुझे नहीं देख सकता था। सिपाही बहुत सतर्क था, लेकिन जैसे ही मेरे और उसके बीच एक दृष्टि का पुल बना, वो और चौकन्ना हो गया। मैं अपने घुटनों के बल झुका और इंतजार करने लगा कि वो क्या करता है। उसने वैसा ही किया जैसा कि मैंने सोचा था। उसने अपनी टॉर्च हर तरफ घुमाकर मेरी तरफ फेंकी। मैंने अपनी पिस्तौल से फायर किया और उसकी टॉर्च टूट गई तथा सब तरफ अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो होश में आए, मैं वहां से खिसक गया। मैं दीवार के ऊपरी हिस्से पर लेटता हुआ आगे बढ़ा। मुझे खुशी हुई कि मैंने दीवार पर लटकना सीख लिया था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सिपाही ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वो मेरे सिर के ऊपर से होकर निकल गया। दीवार के दूसरी तरफ पेड़ थे, अंधेरा और बहुत सारी झाड़ियां। मैंने अनुमान लगाया कि यह कोई पार्क या बगीचा होगा। मैं अंधेरे में ही उधर चल दिया और उसी तरफ बाहर मुख्य सड़क पर आ गया। मकानों की खिड़कियों में से बहुत से लोग झांक रहे थे। सिपाही लोग मुझे ढूंढने में तल्लीन थे। कोई भी मुझे पकड़ने का मौका नहीं खोना चाहता था। मैं आगे चलता गया। फौज में रहने से इस तरह की स्थितियों का मुकाबला करना सीख लिया था। उन लोगों का सामना होना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। पौधों और झाड़ियों के बीच गुजरते हुए मैंने सांस की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं होने दी। रात का पूरा माहौल सायरन की आवाज में गूंज रहा था। कुछ आवाजें पास से आ रही थीं और कुछ दूर से। ऐसा लगता था जैसे सारा शहर किसी को ढूंढने में तल्लीन हो। मैं बगीचे के पास दीवार पर जैसे ही पहुंचा, किसी ने तेज रोशनी फेंकी। मैंने अपने आप को संभाला और दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से में आ गया। ऐसा लगा जैसे शनिवार की भीड़ में कोई आदमी नंगा चल रहा हो। मैं दीवार से नीचे कूदा और जैसे ही तिरछा होकर गली को पार कर रहा था कि एक सिपाही ने मेरे ऊपर निशाना दागा। मैंने भी जवाब में गोली चलाई। वो अपना हाथ पकड़कर बैठ गया। मैं उस सिपाही से बचकर रास्ते के दूसरी तरफ कूदा और एक सफेद दीवार के पास आकर रुका। कूदने से सिपाही द्वारा चलाई गई गोली मुझे नहीं लगी,
परंतु मैं एक दिल के मरीज की तरह से हाँफने लगा था। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मैंने उस दीवार के सामने वाली गली की तरफ देखा। सारी गली सिपाहियों से भरी हुई थी। मैंने गोली चलाई जो उसके हैट को नीचे गिराती हुई निकल गई और वो अधमरा सा गिर पड़ा। गोली चलाते ही मैं नीचे बैठ गया था। गोली के जवाब में उन्होंने भी कई गोलियां चलाई। मैं दीवार से सटा था। मौत की छाया मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही थी। कुछ क्षण बाद मैंने फिर फायर किया और उसके बाद उन्होंने भी वही क्रम जारी रखा। लेकिन मैं इस बिल्ली चूहे की दौड़ में थक चुका था। एक दूसरी दीवार पर चढ़ने के बजाय मैं एक घर की तरफ घूमा। यह घर एक बड़ा बरामदा पार करके दिखाई दिया था। मैं एक खिड़की खोलकर अंदर घुसा। कमरे में सिगरेट के धुएं की खुशबू आ रही थी और वहां गलियारे में एक स्त्री और पुरुष साथ साथ खड़े हुए थे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। हालांकि मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा था, पर फिर मैं गंभीर हो गया। ये सर्कस तुम्हें कैसा लग रहा है? वो आदमी बहुत लंबा और लाल चेहरे वाला था और उसके मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें थी। वो स्त्री बहुत कोमल, सुंदर और आकर्षक थी। उसकी उम्र 35 साल के लगभग रही होगी। मैंने उन दोनों को ध्यान से देखा और उन्होंने भी, जैसे एक लड़ाई की शुरुआत होने वाली हो। मैंने अपना पिस्तौल उनकी तरफ तान कर कहा, तुम ऐसे ही खड़े रहोगे। उस आदमी का लाल चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी कोई डर नहीं था और वो इन सब बातों के बारे में जानना चाहती थी। तुम चाहो तो अपने मित्रों से कह सकते हो कि चेस्टर कायन अभी अभी कुछ देर हुए यहां से गुजरा था, मैंने कहा। चेस्टर कायन का नाम सुनते ही जैसे उस आदमी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। क्या आप दोनों इस कमरे में जाएंगे? मैं तब तक किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि कोई मेरा नुकसान नहीं करता। मैंने उन्हें सामने वाले कमरे में बैठा दिया। कमरे का फर्नीचर आदमी के चेहरे की तरह ही उदास लग रहा था, लेकिन औरत की आंखों में मेरे लिए कुछ जानने की इच्छा थी। मैंने वातावरण को हल्का बनाने के लिए पिस्तौल अपनी जेब में रख ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर सर्च लाइट आकाश में घूर रही थी और पुलिस गाड़ी सड़क पर रोशनी फेंक रही थी। पुलिस के सिपाही घूम रहे थे। मैं नीचे होकर बैठ गया ताकि सबको देख सकूं। ऐसे लगता था जैसे सारी पुलिस स्वागत कमेटी में बदल गई हो। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और उस महिला को भी ऑफर की। उसने सिगरेट ले ली। प्रिय, वो आदमी बोला, ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? क्यों? क्या मैं सिगरेट नहीं पी सकती? उसने झुंझलाई हुई आवाज में कहा। मैंने माचिस जलाई और उसकी सिगरेट सुलगा दी। मेरे मन में अनायास उसके लिए अच्छे भाव पैदा हो रहे थे। उस आदमी ने सोचा होगा कि मैं इस समय उस पर वार नहीं कर सकता। वो एकदम कुर्सी से उठा और बहुत तेजी से मेरी तरफ आया। जब तक वो मेरे तक पहुंचता मैं अपनी पिस्तौल निकाल चुका था, लेकिन वो इतना तेज था कि रुक नहीं सकता था। मैंने उसके माथे पर चोट की। वो नीचे फर्श पर गिर पड़ा। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने उस औरत से कहा, लेकिन मैं इसके अलावा कर भी क्या सकता था। उसने बहुत सामान्य रूप से मेरी तरफ देखा। क्या तुमने उसे मार दिया? मैंने कहा नहीं। जब उसने बताया कि वो इसलिए बढ़ा था कि तुम्हें इस लड़ाई के बारे में बता सके, तो मुझे थोड़ा सा और दुख हुआ। लेकिन तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखा और सोचा कि यह स्त्री मुझसे घबरा गई है, इसलिए ऐसी बात कह रही है। दरवाजे पर खटखट हुई और मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, शायद कोई पुलिस का आदमी हो। क्या तुम डरते हो? उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा। मैं समझती थी कि तुम किसी से नहीं डरते। मैंने उससे कहा, तुम दरवाजा खोलकर बात करो और कोई ऐसी गलती मत करना। नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकूंगी। यदि मैंने उससे कहा कि तुम यहां हो तो तुम मुझे मार दोगे। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, और खास तौर से किसी सिपाही को तो बिल्कुल नहीं। हम दोनों दरवाजे तक गए। मैं एक छाया में खड़ा हो गया जहां मुझे कोई नहीं देख सके। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें क्या करना है? मैंने पूछा। हाँ, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। वहां 2-3 पुलिस के आदमी थे। जैसे ही उन्होंने उस औरत को देखा, उन्होंने सैल्यूट किया। सब ठीक है श्रीमती ब्रेली? उनमें से एक ने बहुत आदर से पूछा। हाँ, इस शोर के अलावा सब ठीक है। क्या तुम्हारा फायर करना बहुत जरूरी है? क्या एक आदमी इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके पीछे सब लग जाओ? वो एक हत्यारा है मैडम, तेज सांस लेते हुए एक सिपाही ने कहा। हमें आज्ञा है कि पहले उसे मारो और फिर बात करो। बहुत अच्छी बात है, उसने कोमल आवाज में कहा। मुझे उम्मीद है ये सब कुछ जल्द ही शांत हो जाएगा। क्या अब मैं सो सकती हूं? हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे, सिपाही ने कहा। वो अभी तक यहीं कहीं होगा।
उसने दरवाजा बंद कर दिया और कुछ देर तक दूर सिपाहियों के जाते हुए कदमों की आवाज सुनती रही। ये व्यक्ति मिस्टर ब्रेली हैं? मैंने पूछा। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। चार्ल्स ब्रेली करोड़पति जॉन पॉटली का बेटा है। हम लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, इसलिए पुलिस भी हमें सैल्यूट करती है। मेरे पति पोलो खेलते हैं। उनका हृदय बहुत कोमल है, मैंने कहा, और यह तभी से जब से हमारी शादी हुई। मैंने इस बात को कभी नहीं सोचा था। इसी तरह से हम रात बिता सकते हैं, इसलिए मैंने सामने का दरवाजा खोल दिया। फिर मैंने उससे कहा, मैं यहां से जाऊंगा। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे पति को चोट पहुंचाई। इसमें अफसोस की कोई बात नहीं, उसने कहा। वाकई मुझे बहुत अफसोस है। इस वक्त हमारे चेहरे बहुत पास पास थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी नीरस है? उसने पूछा। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और चूम लिया। हम थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहे और बाद में मैंने उसे बड़े आदर के साथ अपने से अलग किया। जीवन बहुत सुंदर है, मैंने कहा और घर से बाहर निकल आया। मैं पोर्टेबल मरकरी में बैठकर भागा और टिम के घर के पड़ोस में एक लकड़ी के गैरेज में गाड़ी रोक दी। इंजन बंद किया, गैरेज का दरवाजा भी, और टिम के घर की तरफ आ गया। सर्च लाइट अभी भी आकाश में चमक रही थी, जैसे मैं कहीं आकाश में छुपा हुआ हूं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बंदूक चलने की आवाज भी आती थी, पर अब यह सब कुछ मीलों की दूरी पर हो रहा था और मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ पीछे होकर इंतजार किया। तब अंदर से एक महिला की आवाज आई। कौन है? टिम है? मैंने पूछा। नहीं, मैं कायन हूं, मैंने कहा। ठहरो, वो स्त्री बोली, और एक क्षण बाद उसने सामने का दरवाजा खोला। टिम कहाँ है? अंधेरे में उस औरत को देखने की कोशिश करते हुए मैंने पूछा। बेहतर है कि तुम अंदर आ जाओ। तुम कौन हो? टिम की पत्नी। उसकी आवाज में गर्व था। क्षण भर को मैंने सोचा कि हो सकता है कि अंदर के आदमी मेरा इंतजार कर रहे हों, पर मैं अंदर आ गया और हम एक बरामदा पार कर पिछले वाले हिस्से के एक कमरे में पहुंचे। कमरा चौकोर था, उसमें एक लैंप जल रही थी। दीवार पर एक जाली लटकी हुई थी। कमरे में एक मेज और 3 कुर्सियां रखी थी। कमरा पूरी तरह से साफ था और एक घर की तरह लग रहा था। टिम की पत्नी एक अच्छी महिला थी। वो लगभग 35 साल की लग रही थी। उसका लाल चेहरा काफी दृढ़ लग रहा था। अभी भी उसके बाल काले थे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में कुछ जानने का विश्वास था। टिम कह रहा था कि तुम ठीक हो? ये वो नहीं जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था, उसने कहा। टिम विश्वसनीय है, मैंने कहा, और मैं भी ठीक हूं। उसने अपना सिर हिलाया। तुम बैठ जाओ। और वो स्टोव के पास गई। मुझे मालूम है कि तुम थोड़ी ही देर में चले जाओगे, इसलिए कुछ खाने को रखा है। मुझे भी महसूस हुआ कि मुझे भूख लग रही है। उसने मेज के एक भाग पर एक सफेद नैपकिन बिछाया, एक कांटा और छुरी रखी और फिर स्टोव के पास चली गई। तुम सब लोग एक जैसे होते हो, उसने बिना किसी तलखी के कहा। तुम अपना आनंद मनाते हो और फिर घर में आ जाते हो। क्या टिम ऐसा ही करता है? क्यों, तुम भी तो ऐसा ही करते हो, नहीं करते क्या? हाँ, आज की रात बड़ा मजा रहा, मैंने खाना शुरू करते हुए कहा। टिम कहाँ है? वो कुट को गया है। क्या वो बोट ले गया है? नहीं, वो दूसरी नाव ले गया है। उसने कहा शायद तुम्हें जरूरत पड़े, पर रास्ता लंबा है, वो सब ठीक कर लेगा। मैंने चाकू से अपनी प्लेट पर आवाज की। यह अच्छा हुआ। जेड डेविस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या तुम मिलना चाहते हो? उसने कहा। वो अखबार वाला? हाँ। वो ठीक आदमी है? वो टिम का दोस्त है, वो धोखा नहीं करेगा। मैं हंसा। मैं उससे मिलूंगा। वो चली गई। मैंने आधा खाना खाया ही था कि दरवाजा फिर से खुला और एक लंबा तगड़ा आदमी अंदर आया। उसने ट्यूट का सूट पहन रखा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने सूट के सिलने से लेकर अब तक उसे शरीर से उतारा ना हो। वो सिगार पी रहा था। उसने मुझे देखा और फिर दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में आ गया।